राय खन्ना। धन्यवाद सभापति जी। मैं कुछ माननीय मंत्री जी क्लैरिटीज, ताकि जब ये लॉ इम्प्लीमेंट हो तो कुछ इसमें एम्बिग्युइटी बेगनेस ना हो। जैसे 195A में आपने सेकंड जो प्रोविजन दूसरा पार्ट जो रखा है, एंड इफ इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड इन कंसिक्वेंसेस ऑफ ए सच फॉल्स एविडेंस विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years। सर मैं एक जानना चाहूँगा कि एक केस को डिसाइड करने के लिए, उसको सजा दिलवाने के लिए कम से कम 5 या 7 साल लगते हैं। सजा हो गई तो ये कहां से पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो धमकी से या प्रेशर से दिलवाई गई है। दूसरी बात सर, मैंने होम मिनिस्टर जी, सर मैं प्रभुनाथ जी, मैं इनका ध्यान जरा दिलाना चाहता हूं। सपोज ये पता चल गया कि उसने जो गवाही दी है वो अंडर इंड्यूसमेंट अंडर इन्फ्लुएंस दी है, तो जो कन्विक्शन हुई है उसका क्या बनेगा? जो कन्विक्शन हुई है, सेंटेंस उसको दिया है, उसका क्या बनेगा? क्या उसको रद्द किया जाएगा? सेकेंडली सर, आपने जो सेक्शन 3 195 में जोड़ा है कि कोर्ट या एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय द कोर्ट वो कंप्लेंट दे सकता है। सर मैं चाहूंगा कि जहां पर एक रैंक तय हो जाए, कोर्ट ये ना करे कि अपने रीडर को, अपने स्टेनो को या अपने क्लर्क को ये कह दे कि आप कंप्लेनर बन जाओ, कल वो पैरवी ना कर पाए। ये वर्ड कि सच ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सो एंड सो। सेकेंडली सर, जो प्ली ऑफ बार्गेनिंग बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट है और मेरा ख्याल है बहुत आपका इस बारे में स्वागत भी होगा, लेकिन कुछ शंकाएं हैं, क्योंकि जिन लोगों ने प्रैक्टिकल काम किया है लॉ में वो ही आपको इस तरह बता सकते हैं कि शंकाएं क्या हो सकती हैं। सर जैसे सोशो इकोनॉमिक के बारे में आप इसको प्रीव्यू में बाहर रखा है। सो सोशो इकोनॉमिक की डेफिनेशन क्या होगी? कल को डिफरेंट कोर्ट्स के डिफरेंट जजमेंट्स आएंगी, जो आपकी इंटेंशन है वो पूरी नहीं होगी। तो सोशल इकोनॉमिक डेफिनेशन जो है वो इस एक्ट में जरूर डाल दी जाए। सेकेंडली सर, आपने ये रखा है कि दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू दी पर्सन्स हु हैव कमिटेड ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। सर इसमें एक डिफिकल्टी आएगी। ये जो एक्ट है ये लोगों को आपस में नजदीक लाने के लिए है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए है। अगर इसमें एक प्रावधान, एक प्रोवाइजो जोड़ दिया जाए कि अगर वो औरत या बच्चा उसी परिवार से है, सपोज एक बाप ने अपने बेटे के खिलाफ कोई उसको मारा है, पीटा है, उसको चोट आ गई, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, तो प्ली ऑफ बार्गेनिंग अगर होती है तो कम से कम परिवार के लोगों में यहां एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। सर एक जो 265B है उसमें स्टेज, किस स्टेज पर वो एप्लीकेशन दे सकता है? क्या चार्ज फ्रेम होने से पहले, क्या चार्ज फ्रेम होने के बाद, या ड्यूरिंग द ट्रायल एट एनी टाइम? तो अगर ये स्पेसिफाई होगा तो उससे एप्लीकेशन और एडवोकेट्स को, कोर्ट्स को ये ध्यान रहेगा। नहीं तो ये बात एक कंट्रोवर्सी में पड़ जाएगी। अब तो स्टेटमेंट हो गए, एविडेंस रिकॉर्ड हो गया, अब जो है जो प्ली ऑफ बार्गेनिंग नहीं हो सकती। सो एक स्टेज जो है वो तय हो जाए, उससे जो कानून में इंप्लीमेंट करने में मुश्किल नहीं होगी। सर दूसरी बात, आपने एक 365B में कही है कि आफ्टर द रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 1 द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कंप्लेनेंट। सर इसमें वर्ड और नहीं होना चाहिए, इसमें वर्ड एंड होना चाहिए। सपोज कोर्ट प्रोसिक्यूटर को नोटिस दे देती है, कंप्लेनेंट को मालूम ही नहीं क्या होने वाला है। अनटिल अनलेस प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड तीनों इकट्ठे ना हो तो ये प्ली ऑफ बार्गेनिंग का फायदा नहीं हो सकता। तो यहां पर और की जगह वर्ड एंड हो। देन सर आपने एक 265(4)A उसमें जो वर्ड लिखा है, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय द अक्यूज्ड वॉलंटरली।
सर जनरल अगर सीआरपीसी पढ़ी जाए तो कोर्ट अपनी सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करती है, तो यहां पर ओरल सेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए। कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड द रीजन हाउ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट दिस एप्लीकेशन इज वॉलंटरली मेड। देन सर जो 265C में है, आपने वर्ड विक्टिम यूज किया है। आमतौर केसों में क्या होता है सर, एक से ज्यादा भी इंजर्ड होते हैं, देयर मे बी मोर देन वन विक्टिम, देयर मोर बी वन देन मोर विक्टिम। सो यहां पर विक्टिम और विक्टिम्स, सपोज 4 इंजर्ड है, कोर्ट एक को बुलाकर आपस में फैसला करवा देती है, तो जो 3 इंजर्ड है वो कहेंगे हम तो इस बात को मानते नहीं, तो आपका ये सारी एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए विक्टिम ओब्लिक विक्टिम्स जो शब्द है इसको लाना चाहिए। सर एक आपने वैसे 265D और 265K काफी समझ के साथ, मेहनत के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इसमें एक बात आएगी, सपोज एक कॉम्प्रोमाइज, एक डेपोजिशन कोर्ट के सामने आ जाए, तो कोर्ट का जो माइंड है वो हमेशा एक वॉइस हो जाता है कि उसको नॉलेज हो जाता है कि इस अक्यूज ने अपना कन्फेशन कर लिया, अपनी बात मान ली। तो ये एक प्रोविजन बनाइए कि जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है अगर बार्गेनिंग नहीं होती तो उस कोर्ट से ट्रायल जो है किसी और कोर्ट को चलाया जाएगा, ताकि उसका माइंड जो है वॉइस ना हो। तो एक सर आपने इसमें 265L, इसमें आपने जुबलाइन और चाइल्ड, इन लोगों को डेफिनेशन से बाहर रखा है। तो सर अगर एक केस में अक्यूज्ड चाइल्ड भी हो और जुबलाइन भी हो, तो क्या एक केस में 2 निर्णय हो सकते हैं? जो मेजर है वो तो उसका बेनिफिट ले, जो जुबलाइन है या चाइल्ड है वो बेनिफिट ना ले। तो इसलिए चाइल्ड और जुबलाइन को इस परिभाषा से बाहर नहीं रखना चाहिए। और सर एक जो आपने शेड्यूल दिया है ऑफेंस का, उसमें फाइन डिफाइन नहीं किया, कितना फाइन हो सकता है, तो वो फाइन जो है वो डिफाइन किया जाए। सर मैं आपको एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो कोर्ट में आती है वो भी आपको बताना चाहता हूं। सर पुलिस के पास बहुत काम है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को देखती है, पुलिस ट्रैफिक को देखती है, पुलिस इलेक्शन ड्यूटी पे जाती है, पुलिस वीआईपी ड्यूटी पे रहती है, लेकिन जो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इन ड्यूटीज को भी करना पड़ता है। सो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो आईओ का स्टेट, सर अगर तो मैं कोई बात मेरी गलत है तो बैठ जाऊंगा सर मैं। नहीं ठीक है। जब आईओ लेकिन समय का 2-2 साल तक कोर्ट में पेश नहीं होता तो एक ही रिक्वेस्ट आती है कि जी वो वीआईपी ड्यूटी पे गया हुआ है, वो इलेक्शन ड्यूटी पे गया हुआ है, वो स्पेशल चेकिंग पे गया हुआ है। तो आईओ जो है वो तब तक ना बदला जाए उस थाने से जब तक वो फाइल चलान कोर्ट में पेश न कर दे और उसका स्टेटमेंट हो जाए। सर एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं जो हमारे प्रोसीजर का मिसयूज होता है। सपोज एक मर्डर केस में बेल एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिजेक्ट की, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी, लेकिन आईओ के पास इतनी पावर है कि वो एक अक्यूज की बेल करवा सकता है। वो कैसे? सपोज एक अक्यूज को अरेस्ट किया, 90 डे तक वो चलान पेश नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली अक्यूज का राइट है कि उसको बेल आउट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक बेल रिजेक्ट हुई, एक आईओ कैसे भी उसको मैनेज कर लो तो अक्यूज बेल ले सकता है। तो इसलिए वो आईओ के खिलाफ जो ऐसे बेल करवाते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक टेक्निकल पॉइंट और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने एविडेंस की बात की है। 2 तरह का एविडेंस है, एक एविडेंस तो ओरल एविडेंस जो हम देते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो एक्सपर्ट्स के द्वारा आता है। सपोज एक डॉक्टर जो है वो एमएलआर देता है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट देता है, अपना ओपिनियन देता है, अगर उसके ऊपर एक बोर्ड बैठता है, कई बार एक्यूज मूव करता है सीएमओ को ये बोर्ड बैठा दो, बोर्ड का ओपिनियन और आ गया, इसका मतलब पहले डॉक्टर ने झूठ बोला, क्या उनके खिलाफ ये कानून कारगर होगा, उनके खिलाफ ये अप्लाई होगा? ये साइलेंट है क्योंकि उनकी स्टेटमेंट नहीं होती, वो सिर्फ ओपिनियन देते हैं, पैसे लेके डॉक्टर एमएलआर कार्ड देते हैं, लेकिन बोर्ड का जो फैसला है डॉक्टर्स का वो और आता है। इसी तरह सर कई टेस्ट होते हैं, जैसे
फूड का है, असेंशियल कमोडिटी के अंदर टेस्ट है, तो अक्यूज के पास राइट है टू गेट द सेकंड सैंपल एनालिसिस फ्रॉम एन लेबोरेटरी। तो दो कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट आ जाती हैं, एक रिपोर्ट जो पुलिस ने जिसको रिलाई किया, एक रिपोर्ट जो अक्यूज ने रिलाई किया। क्या अगर ये कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स आई, क्या ये 195 सेक्शन उन पे अप्लाई होगा? सो सर दीज क्वेश्चंस दे नीड रिप्लाई, दे नीड क्लैरिटी, अदरवाइज फिर जे पहले जजमेंट हाई कोर्ट की आएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट की आएगी, फिर लॉ सेटल होगा, तब तक ये जो एक्ट है जिसकी मंशा से आप इसको लाए हैं, तो मेरा ख्याल है वो पूरी नहीं होगी। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं इनको अभी क्लियर कर दिया जाए ताकि इंप्लीमेंट करने के लिए जो है वो मुश्किल ना आए। सर दूसरी बात मैं लास्ट में एक बात करूंगा कि कानून के हिसाब से पुलिस और जुडिशरी दोनों को हमें तैयार करना होगा, दोनों की सोच को बदलना होगा, दोनों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी देनी होगी। आज एक मैं उदाहरण देता हूं, 304A का केस है, 2 साल सजा है। सपोज दिल्ली का आदमी गुवाहाटी में एक्सीडेंट हुआ, उसको हर पेशी वहां जाना पड़ेगा, गाड़ी लेके जाने पड़ेगा, सजा 2 साल है, लेकिन उसका इतना नुकसान हो जाएगा कि वो सारी उम्र भूल नहीं सकता। तो वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, सजा 2 साल है, ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है। सो सर इसको भी रिव्यू करके एक्सीडेंट केसेस को भी इस प्ली ऑफ बार्गेनिंग में लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सबस्टिन पॉल, Thank you, sir. please be brief, only 5 minutes.